मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 में कवि कैसे बना ये हास्यरंग का पेज नंबर 25 कंप्लीट कर चुके थे। अब हम 26 से पढ़ते हैं, तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कवि लिखते हैं कि मैं कवि कैसे बना, और क्या बता रहे हैं वो कि जब मैं कक्षा 3 में पढ़ता था तो हमारे यहाँ कार्यक्रम होते थे, उत्सव के रूप में उत्सव होता था यानी, और उसमें बच्चे कविता पाठ करते थे। और संगीत में रुचि नहीं थी लोगों को, कविता में रुचि थी। सब टीचर भी और बच्चे भी कविता ध्यान से सुनते, और अच्छा जो बोलता था उसके में बहुत तालियां बजाई जाती थी। यहाँ तक हमने पढ़ चुका था। अब हम आगे पढ़ते हैं। मैं देखता कि साथी लड़कों का संगीत सुनने के बाद तालियों की तड़तड़ाहट बड़ी छीड़ होती थी। यानी अगर संगीत सुनाता कोई तो तालियों की तड़तड़ाहट बहुत छीड़ यानी कम होती थी, है ना, धीमी धीमी। और उसमें भी लड़के नहीं, अध्यापक ही थोड़ा रस लेते थे। लड़के नहीं लेते थे, सिर्फ अध्यापक ही थोड़ा यानी रुचि लेते थे। मगर कविता के बाद जिस तरह तालियों के बादल गरजते थे, उन्हें देखकर मेरे मन में भी कविता सुनाने की लालसा उत्पन्न होने लगी। यानी क्या बोल रहा है वो कि अध्यापक और वो लड़के लोग भी क्या रुचि लेते थे कविता में, तो मेरे मन में भी इच्छा हुई तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर मैं भी कविता बोलता। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं आगे। मथुरा में तब ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि श्री नवनीत चतुर्वेदी जीवित थे। मथुरा में कौन जीवित थे? ब्रजभाषा, जो ब्रज में जो बोली जाती है उसे ब्रजभाषा कहते हैं। उसके सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? नवनीत चतुर्वेदी। वो अभी जिंदा थे। उनके वहाँ अच्छे शिष्य मंडली थी। उनकी यानी अच्छे जो शिष्य थे, विद्यार्थी, उनकी मंडली की यानी इकट्ठी। अब क्या है, इन शिष्यों को ब्रजभाषा के हजारों चुने गए कवित्व संघीय कंठस्थ है। यानी उन वहाँ के जो विद्यार्थी थे उनको कविता के रूप में दोहे, कवित्व संघीय यानी कविता के रूप में जो दोहे होते वो कंठस्थ थे यानी रटे हुए थे। बसंत के फूल डोलो, सावन के हिंडोले और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जगह जगह इनके पढ़ंत दंगल जुटा करते थे। यानी ये सब वो क्या करते थे, जगह जगह पढ़ते थे और दंगल जुटे रहते थे, यानी एक दूसरे के विपरीत बोलते थे उन लोग एकजुट होकर। ठीक है, जिनमें दूर दूर के कवित्व समझिए पढ़ने वाले मथुरा आया करते। तो कई कवित्व समझिए पढ़ने के लिए कहाँ आया करते थे? मथुरा। और हार जीत की बाजी लगा करती थी, जैसे दंगल में लगती ना वैसे ही। हार जीत की, कौन हारेगा कौन जीतेगा। इनमें से एक रामलला जी हमारे पड़ोसी थे। कोई रामलला थे, वो कवि के पड़ोसी थे। उन्हें अकेले पावस में भी कोई 500 छंद याद थे, है ना। उनको अकेले यानी पावस यानी वर्षा ऋतु के 500 छंद याद थे। जो वे उम्र में मुझसे थोड़े ही बड़े थे, लेकिन कवि होने के कारण इनकी गिनती समझदारों में चली। यानी मेरे से मैं तीसरी पढ़ता था, वो थोड़ी उम्र में ज़्यादा थे, परंतु उनकी क्या होती थी, कविता के कारण उनकी गिनती समझदारों में की जाती थी। मैंने रामलला जी से मेलजोल बढ़ाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। मैं भी अब ब्रजभाषा के कवित्व संघीय याद करने लगा, है ना। और उन्हें विद्यालय में क्या बोलता कि मैंने बनाई है, और अपना बना के सुनाने लगा। हमारे नगर में प्रतिवर्ष नुमाइश लगा करती थी, मेला लगा करता था हमारे नगर में। उसमें हर बार क्या होता था, कवि सम्मेलन। तो इस कवि सम्मेलन में 1 घंटा पूर्व कुछ समस्या दे दी जाती थी, कुछ शब्द दिया जाता था समस्या। उसकी 3 समस्या पूर्तियों की स्वयं कलेक्टर साहब इनाम देते थे। जो जिसने 3 लोगों ने अच्छी समस्या यानी वो शब्द की कविता बनाई है, उसमें वो कलेक्टर साहब थे, वो इनाम देते थे। इसके इंद्रिय शिक्षा संस्था अपने यहाँ से चुने हुए कविगण को भेजा करती थी। यानी हर स्कूल से बच्चों को भेजा जाता था जो
कविता अच्छी करते थे। इस बार हमारे विद्यालय से मेरा नाम प्रतियोगिता के लिए प्रेषित कर दिया गया। यानी वो कवि कह रहे हैं इस बार किसको बोला गया कविता के लिए? मेरे को। अब मुझे कांट मार गया, यानी डंक मार गया एकदम, और घबराया हुआ अपने किसके पास पहुंचा? टीचर के पास। मुझ जैसे शरारती को चुपचाप खिसियाना खड़ा देखकर बोली, कहो क्या बात है? वो चुपचाप, इतना शरारती बच्चा और चुपचाप खड़ा हो तो क्या होगा? टीचर को शक होगा ना, तो उनको भी कुछ शक हुआ। मैं धरती की ओर देखता रहा। जब उनने पूछा कहो क्या बात है, तो मैं धरती की ओर देखता रहा, कुछ नहीं बोला, यानी नीची नज़र कर ली। अब पेज नंबर 27 पे आ जाइए। फिर क्या हुआ? मैंने समझा किसी से पिट कर या पीट कर आया है, और रखाई से बोली, बताओ ना क्या बात है। क्या बोले उन्होंने? क्या समझा कि किसी को पीटा है या पिट के आया है, तो बोले बताओ क्या बात है। और मुंह से फिर बोलना निकला। फिर मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन मेरी आंखों की आर्द्रता और मुख की बेबसी ने उनकी रुखाई को ठंडा कर दिया। यानी मेरी क्या हो गई? आंखें नम हो गई, यानी गीली हो गई, और मैं चुपचाप रहा। तो वो समझ गए, उनका फिर गुस्सा क्या हो गया? चला गया। वो समझ गए अपने अनुभव से कि कोई ना कोई गंभीर बात जरूर है। पीठ पर हाथ रखकर पुचकारते हुए बोले, बोलो बेटा क्या बात है। जब वो डर के मारे बोला नहीं, तो उनने फिर कहा, बोलो बेटा क्या बात है। तो फिर लगभग हकलाते हुए मैंने कहा, अपनी नुमाइश में मेरा नाम, आपने नुमाइश में मेरा नाम दे दिया है। क्या बोले वो? कि नुमाइश में मेरा नाम दे दिया। वो बच्चा बोला, कवि मतलब। तो फिर वो हंसी आ गई उनको और कहने लगी, हाँ तो क्या हुआ? तो और क्या करना तुम? उन्होंने क्या कहा? शाम को ठीक समय पर पंडाल में पहुंच जाना, है ना, मैं भी वहां मिलूंगा। ठीक है, पंडाल मतलब होती तब लगा देते ना, उसको कहते हैं पंडाल। तो वहां पे पहुंच जाना, मैं भी मिल जाएगा, और आते जाते क्या करना फिर वो क्या बोले? शब्द आते आते मेरे गले में अटक गए। कभी के मैं कहने लगा कि हिचक तो शुरू शुरू में होती ही है, पर वो कहने क्या लगे कि हिचक तो शुरू शुरू में होती ही, पर नालायक तूने हिचकना कब से सीख लिया। यानी ये तो हिचकता नहीं था, शरारती बच्चे थे। तो बोले तुमने हिचकना कब से सीख लिया? तो मैंने साहस करके मैंने कह दिया कि मैं जो कविताएं सुनाया करता था वे सब पराई होती थी, मेरी खुद की कोई कविता नहीं थी। कोई और अवसर होता तो मास्टर जी ने मलते मलते कान सुर्ख सरे, यानी कान को पकड़ लेते तो क्या हो जाते? लाल हो जाते। और कोई अवसर होता, लेकिन भगवान की कृपा से इस बार उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया। मुस्कुरा के बोले, हद तेरे की, पर अब तो ने क्या दे दिया है? हमने तो विद्यालय से अकेला तुम्हारा नाम ही भेजा है, तुम्हारे ना जाने से बड़ी बदनामी होगी। वो इसका क्या जवाब देता? मैं कुछ भी जवाब ना दे सका। अब कुछ देर चुपचाप सोचते रहे। वो सोचते रहे मास्टर जी। फिर एकाएक मेरा भविष्य जैसे उनकी आंखों में घूम गया, है ना। भविष्य ने बात की, यानी घटना। उनने बाद तक की सोची, दूर तक की, और मैं ऐसे उत्साह में भरकर बोले, कविता करना बड़ा आसान बात है, तुम घबराओ नहीं। देखो वहाँ मामूली सी समस्या दी जाएगी, कोई भी टॉपिक है ना, यहाँ आई है, सुहाई है, और तुम ऐसा करना कि जो भी समस्या तुम्हें दी जाए पहले उसकी 4 तुकें जमा लेना, 4 शब्द, यानी आखिरी में क्या आएगा ये जमा लेना। उदाहरण के लिए अगर आई है समस्या दी जाए तो पहले छाई है, लाई है, भाई है, एक और लिख लेना। समझ गए ना? तो फिर क्या हुआ? मैंने छंद रचना के पहले पाठ को हृदयंगम करते हुए स्वीकृति सूचक सिर हिलाया। उन्होंने जैसे ही बताया और मैंने क्या करा? हाँ, मैं सिर हिला दिया स्वीकृति से। हम बताओ, सुहाई है और क्या क्या तो क्या बनाओगे? सुहाय है अगर आ गया तो क्या बनाओगे? तो अब मेरी हिचक हवा हो गई। मैंने तड़ाक से कहा, आयो रे गायो रे भायो रे। सुहायो है का ने आयो है गायो है भाई। तो क्या बोले वो? शाबाश, बस एक काम और करना। तो मैंने कहने लगे, एक कविता में 4 पंक्ति होती है और हर पंक्ति में 21 अक्षर होते, अंत के अक्षरों में वही तुक्की रख देना, कविता बन जाएगी। मैंने गणित में भी कभी अच्छा नहीं रहा, हमेशा तिमाही छिमाही में
क्या होता था, अंडा, और सालाना में बड़े बड़े वेतनों के बाद प्रमोशन से किया जाता, प्रमोट किया जाता था। मगर होनहार की बात है, उस दिन कविता का यह जटिल गणित, कठिन गणित था, फिर भी मेरी समझ में तत्काल मतलब तुरंत आ गया। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। पेज नंबर 28 पे आ जाइए। देखिए, मुझे आज की सी याद है, उस दिन जब मैं नुमाइश में कविता की परीक्षा देने के लिए पहली पहुंचा, यानी पहली बार वो पहुंचे थे कविता की परीक्षा देने, तो मेरे मन में कोई दुविधा या संकोच नहीं था, यानी कोई क्या नहीं थी, कोई भी यानी मन दुविधा मतलब मन में स्थिरता, अस्थिरता यानी नहीं थी, स्थिर था मन, और कोई भी या संकोच भी नहीं था। यद्यपि कवि जनों में मैं सबसे छोटा था, मगर सच कहता हूँ कि मैंने उस दिन सबको अपने से छोटा अनुभव किया था। मैं सोचता था सब मेरे से छोटे हैं, क्योंकि मैंने समझ लिया था कविता का जो गुर मैंने अभी आज दोपहर को जो प्राप्त किया है, उसमें से किसी के पास नहीं है। समस्या दी गई, कर्ज की को करिबो और मरिबो बराबर है, यानी कर्ज का करना और मरना एक समान है, ऐसा इनको दिया गया समस्या। मैंने फौरन बराबर शब्द को पकड़ा और कागज की दाहिनी ओर एक के नीचे एक लिखना शुरू कर दिया। सरासर है, झराझर है, लेकिन जैसे बंदूक और संदूक के बीच तीसरी तुक मिलती है, वैसे ही मुझे बराबर की तीसरी तुक नहीं मिली, है ना, तीसरा शब्द नहीं मिला, पर मैं रोका नहीं। मैंने तेली रे तेली तेरे सिर पे कोलू कहावत का अनुसरण किया कि तुक नहीं मिली तो क्या होगा, है ना। उनने यानी एक ये कहावत है कि तेली रे तेरी तेरे सिर पे कोल्हू, ऐसी कहावत को उसने क्या किया, उसी के अनुसार उसको जब तुक नहीं मिली तो उनने क्या किया, बोझ से तो मरेगा ही किया, और मैंने बराबर की तीसरी तुक क्या लिख कर फौरन समस्या हल कर दी कि बोझ से मरेगा, है ना। कविता तो मुझे आज याद नहीं रही, लेकिन उसका भाव यह था कि देखो मित्रों, तुम्हारे पिताजी ने कर्ज लिया है, उसका बुरा फल निकला है, वे स्वयं तबाह हुए और तुम्हें भी यानी तबाह मतलब बर्बाद कर दिया। इसलिए किसी ने सच ये कहा है, कर्ज का लेना और मरियो बराबर है। समस्या पूर्ति के लिए 1 घंटा का समय दिया गया था, मगर मैंने केवल 20 मिनट में ही, जैसे तेज विद्यार्थी सवाल हल करते हैं, है ना, गणित का, वैसे ही स्लेट मास्टर साहब को पकड़ा देता है, कागज परीक्षक को थमा दिया। ठीक है, वैसे ही अपना कागज उसने थमा दिया। उस दिन का यह दृश्य आज तक मेरी आंखों के सामने चित्र की तरह खिंचा हुआ है, इसे आज भी मुझे पूरा याद है। कवि सम्मेलन का पंडाल श्रोताओं से खड़ा कर, सुनने वालों के से खचाखच, यानी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मेरे हेड मास्टर और कविता की कुंजी बताने वाले क्लास टीचर भी बगल की कुर्सी पर बैठे थे। अब भीड़ में मेरे विद्यालय के कितने ही विद्यार्थी और सहपाठी भी शामिल थे जो मेरे साथ पढ़ते थे, है ना। मेरा नाम पुकारा गया, मैं उत्साह से भीड़ को चीरता हुआ मंच पे आया। चारों ओर तालियां बज रही थी, पर मैंने उस पर ध्यान ना दिया। विश्राम घाट के वाले हनुमान जी को मैं रोज हनुमान चालीसा का पाठ सुनाया करता था। मैंने मन ही मन उनका स्मरण किया और हाथ में हिलाकर कविता सुनाने लगा। ठीक है, अब तब मेरी उम्र कोई 9-10 वर्ष की रही होगी, छोटा बच्चे थे वो। स्वर मेरा सदा हुआ था, शक्ल भी बचपन में बुरी नहीं लगती थी। लोगों ने बच्चों के मुंह से कच्ची समस्या पूर्ति सुनी तो गदगद हो गए, खुश हो गए सब। तभी लोग प्रशंसा और आश्चर्य के भाव से मुझे देख रहे थे। कविता की समाप्ति के बाद में तालियों के तूफान में जो खोया, तो फिर सुध ना बुध ना रही, कोई मेरे को होश नहीं है। मेरी सांस फूलने लगी, पसीना निकलने लगा। शायद और अधिक देर होती तो मैं लड़खड़ा के मेज पर बैठ जाता कि तभी मेरे विद्यालय के हेड मास्टर जो मुख्य थे, शायद और मुकुट बिहारी लाल जी, लपके हुए मंच पे आए और उन्होंने दौड़कर मुझे गोदी में उठा लिया। मुझे लगा कि मानो साक्षात सरस्वती ने मुझे यानी गोदी में ले लिया। अंक यानी गोद होता है ना, गोद में भर लिया। उनकी गोद में आते ही मेरा सम्मान कई गुना बढ़ गया। मेरे विद्यालय के लड़के
और जोर जोर से तालियां बजा बजा कर कूदने लगे। मैंने गोदी से उतरकर हेडमास्टर साहब और कामेश्वर नाथ जी के चरण छुए और इस प्रकार मेरी कविता पहली में ही से मेरे कवि होने की घोषणा जनता में कर दी। घड़ी भर में मैं चोर से क्या बन गया, साहूकार, है ना। उनने चुरा चुरा के कविता बनाई थी ना, कौन बन गए, साहूकार। ठीक है बच्चों, ये अच्छी लगी कहानी, हास्य व्यंग्य आपको। अब आप इसको रीडिंग करिएगा और अपनी CW कॉपी कंप्लीट